हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करने वाला हूं। कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें और जिसके पास भी रेगुलर प्लान है तो वो कोशिश करें कि भाई रेगुलर प्लान से कन्वर्ट होकर के डायरेक्ट प्लान के अंदर आए। इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट है कि भाई इस आईपीओ के अंदर क्या करना है, क्योंकि इसका एक्चुअली में अभी लेटेस्ट में ही एनएफओ आया हुआ है, तो जिसकी वजह से इसने रिटर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। राज गांधी साहब इसके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने फिलहाल इस आईपीओ को नहीं हुए हैं तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसके सब्जेक्ट में हम कमेंट नहीं कर सकते। एक कमेंट मैं जरूर कर सकता हूं कि जब भी आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर आता है तो वहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो इस चीज़ के बारे में आप पता करके चलना। अगर मैं एसबीआई एनर्जी फंड के बारे में बात करेंगे 7,454 करोड़ का इसका असेट साइज, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भरोसा है और एसबीआई को जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, चाहे वो एसबीआई का स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, मल्टी कैप हो, किसी भी तरीके का, चाहे एसबीआई का टैक्स सेवर फंड हो, किसी भी तरीके का फंड हो, एसबीआई ने भरोसा दिखाया है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से इसका असेट साइज देखो कितनी तेजी से इसका असेट साइज बढ़ते हुए 7,454 करोड़ का असेट साइज आपको दिख रहा है, सिंपल इसके भरोसे की वजह से। हालांकि अगर मैं भरोसे के अलावा बात करूं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है जो कि इन्वेस्टर से चार्ज किया जाता है बहुत ही डिसेंट है। केवल 0.5% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, 0.5% से भी कम का, केवल 0.47% का। ये यहाँ से भरोसा ये दिखा रहा है कि ये आईपीओ आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये आईपीओ एक एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहा है। इसकी वजह से चाहे इरेडा शेयर हो, पीएफसी हो, आरईसी हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी हो, और भारत सरकार का फोकस भी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, जिसको भी यहाँ पर नई एंट्री बनानी है, कि अगर उसको ऐसा लगता है कि सेम गवर्नमेंट रिपीट करेगी तो फिर जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड शेयर होंगे, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अब किसी बंदे को ऐसा लग सकता है कि ये गवर्नमेंट वापस से नहीं बनेगी, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ऑलमोस्ट दूर हो जाए, केवल आईटी सेक्टर के अंदर उसको स्टेक बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसकी वजह से क्या होगा, मुझे पता है कि अदर में गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, उसका एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत कम फोकस रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप किस मेजॉरिटी की तरफ हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं चल रहा हूं, पर आपके सामने 2 रास्ते खोल दिए हैं। अब आपका चॉइस है कि आप जाना कहां चाहते हो, क्योंकि बेनिफिट और पैसा आपका है। पार्टियों का तो यार सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, अल्टीमेटली देश आपसे चलने वाला है, तो आप अपने लिए देखो कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। 6.30% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, तो कैश भी इनके पास सफिशिएंट है कि अगर मार्केट गिरेगा, जो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और अभी मार्केट एक तरीके से देखेंगे तो एक डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट 23,000 को फिलहाल अपना निफ्टी 50 क्रॉस नहीं कर रहा है, वो सिंपल सी बात है, वो गवर्नमेंट का 4 जून का इंतजार कर रहा है। तो 22,400 से लगा के 22,700 के बीच में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आपको दिख रहा है यहाँ, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि मार्केट एक सीमित दायरे में है, और जब मार्केट सीमित दायरे में होता है तो वहाँ पर रिटर्न आपको एक तरीके से सप्रेस्ड होते हुए देखने को मिलते हैं। पर आपने देखा होगा कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड चाहे पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, इरेडा जैसे शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सारा का सारा जो पीएसयू एक ट्रैक है वो बम्पर तेजी में है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है 4 जून को अगर गवर्नमेंट सिम रिपीट भी कर जाए तो नो डाउट कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने ये एब्जॉर्ब कर लिया हो कि सेम गवर्नमेंट वापस आने वाली है। अगर ये मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो यकीन मानना जब सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट हो जाएगी 4 जून के बाद, आपको मार्केट गिरते हुए देखने को मिल सकता है। यही चीज़ हुई थी कब? यही चीज़ हुई थी जब आपका बजट आने वाला था। तो बजट आने वाला था, लोगों को उम्मीद थी कि रेलवे शेयर बहुत ज़्यादा भागेंगे, पर जिस दिन बजट आ रहा था उस दिन मार्केट गिर गया और उसके बाद भी मार्केट बम्पर गिरता हुआ देखने को मिला। ठीक है, 1 फरवरी को बजट आ रहा था और उसके बाद में आपका 18 मार्च को बहुत बम्पर तरीके से मार्केट गिरते हुए देखने को मिला। तो वैसे ही आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बस मार्केट ने अगर पहले डिस्काउंट कर लिया होगा कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है, और मुझे लगता है कि मार्केट वही चीज़ डिस्काउंट कर रहा है कि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट करेगी, क्योंकि देखिए यूएस का मार्केट भी बम्पर तेजी से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एशिया का मार्केट भी बहुत तेजी से गिर रहा है, चाहे वो चाइना का मार्केट हो, जापान का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, बम्पर तेजी से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। पर इंडिया का मार्केट ऑल टाइम बैक टू बैक हाई लगा रहा है, वो सिंपल सी लगा रहा है, वो इस वजह से शायद लगा रहा है क्योंकि वो मार्केट को ना जिस सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट कर रही है, इस चीज़ को ना वो आज ही डिस्काउंट कर ले रहा है। तो आप ये चीज़ भी अपने नज़र और दिमाग में रखना, ठीक है। निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% से अलग से एग्जिट लोड भी है, तो एग्जिट लोड को भी ध्यान रखना कि अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा।
बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है, किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने 27% पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो पिछले 2 साल में इनके पास कोई भी रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बना के नहीं दिया है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस में आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये शेयर आगे जाएगा। अगर इनकी बेट गलत होगी तो ये शेयर एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए आपको देखने को मिलेगा। एक एसबीआई की खास बात ये होती है, और शायद खूबसूरती भी रहती है, खूबसूरती ये रहती है कि ये लोग जब मार्केट के अंदर उथल पुथल देखने को मिलती है, या मार्केट के अंदर इनको ऐसा लगता है कि भाई आने वाले समय में मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन भी है, उसके बाद तुम्हारे यूएस के भी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक सेफ हो जाते हैं। तो इन्होंने देखो मेजर जो स्टेक है ना वो लार्ज कैप के अंदर डाल दिया है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर 27% का स्टेक लेना हो। यही एसबीआई को खूबसूरती प्रदान करता है। एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोनेट एलएनजी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी, इसके साथ हिटाची एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी के नाम से आप इसे जानते हो, थर्मैक्स का ही एक शेयर अभी लिस्ट हुआ है, आपको पता होगा अगर आप शेयर्स में अगर आप आईपीओ के अंदर डील करते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। जेएनके इंडिया, उसने भी बम्पर रिटर्न दिया, और जेएनके इंडिया थर्मैक्स का एक तरीके से देखेंगे तो पीयर कंपेटिटर था। एप्पल ऑन एप्पल बेसिस पे तो नहीं पर था, ठीक है। हालांकि जेएनके इंडिया ने 68% तक का प्रीमियम दिया है भाई सेम डे। टोरेंट पावर, ग्रेफाइट इंडिया, इंद्रप्रस्थ गैस, सीईएससी, केईसी इंटरनेशनल, सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, जीईटीएनडी, एचईजी इंफ्रा, आरईसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, पावर फाइनेंस, केमप्लास, सनमार्क जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो इनका मेजर स्टेक जो है पीएसयू के अंदर पड़ा हुआ है, और पीएसयू का सेम फिर चीज़ मैं वही बोलूँगा, पीएसयू की अंदर बाहर क्यों देखने को मिल रही है, सेम गवर्नमेंट की वजह से। आपको पता होगा 4-5 साल पहले ये पीएसयू को कोई पूछता नहीं था। कोविड के बाद से जिस तरीके से गवर्नमेंट का नज़रिया चेंज हुआ, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का एकदम से फोकस आया एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड, उस तरीके से आप देखो सभी पीएसयू के अंदर भाई जो कभी रिटर्न देखने को नहीं मिला वो अब देखने को मिल रहा है। किसी ज़माने में ओएनजीसी भाई 1200 रुपये के ऊपर बिकता था, और 4 साल पहले की बात करेंगे तो ओएनजीसी ऑलमोस्ट 40-50 रुपये, कोई पूछता नहीं था पीएसयू को। और आज पीएसयू के अंदर फिर से वो बम्पर तेजी और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड और भी शेयर्स देख रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स देखने हैं तो एक बार आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी नज़र मार के देख लेना। डीएसपी, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सभी के वीडियोस आप मेरे मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट, एक ही प्लेलिस्ट बनी है, उसको स्क्रॉल करते जाओगे आपको इन सभी म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड, डीएसपी, नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हालांकि ये आईडीसीडब्ल्यू वाला प्लान था, तो कृपया करके जिस भी म्यूचुअल फंड के आगे आपको आईडीसीडब्ल्यू दिख जाए कोशिश करना कि उन प्लान्स को अवॉइड करो। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे 9,17,916 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल ये 149 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। ये भी बताना चाहूँगा इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है बम्पर तरीके से, चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम हो या ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स फाइल करना हो। कोशिश करें कि इस बार बहुत ध्यान से आप अपना आईटीआर फाइल करवाना, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको ये चीज़, बहुत ध्यान से आप मेरे से फाइल करवाएं या किसी से भी फाइल करवाएं, बहुत ध्यान से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाना। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल कि कुछ भी चल रहा है मार्केट के अंदर, और मैं देख रहा हूँ सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि न्यू टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिक इन्वेस्टर चला जाए, और आप कोशिश करना न्यू टैक्स रिजीम की जगह आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही लेकर के चलना, क्योंकि सारे बेनिफिट आपके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय आपके पास से टैक्स जाने का। आप एक तरीके से समझिए सरकार का फोकस चल रहा है कि आपने सुना होगा कि अभी जीएसटी की बम्पर रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, रिकॉर्ड तोड़। इस बार ये भी आएगा कि इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ। वो क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपके हाथ से टैक्स का पैसा निकलवाया जा रहा है। टैक्स देना अच्छी बात है, पर टैक्स प्लानिंग अगर आप नहीं कर रहे हो फिर तो ये इन्वेस्टर्स की मूर्खता होगी। तो आप चक्कर में ना पड़े किसी के। ये सर्विसेज आप इनकम टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। और टैक्स प्लानिंग भी एक चीज़ होती है, जैसे आपको सबको एचआरए मिलता ही मिलता है, उसका भी डिडक्शन आता है। चैप्टर 6A की डिडक्शन भी आती हैं। आप हाउसिंग लोन सबका होता है, अगर नहीं है तो हाउसिंग लोन आगे चल के लोगे तो आपको केवल वो हाउसिंग लोन का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको हाउसिंग लोन का भी बेनिफिट नहीं मिलता। इसका मतलब है कि आप टैक्स ज़्यादा सरकार को भी दे रहे हो और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी दे रहे हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता था
और जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उसका भी आपको बेनिफिट टैक्स के अंदर मिलता था। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एडवोकेट से फाइल कराइए, पर उसका एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स की पूरी एक टीम है जो कि इनकम टैक्स को बहुत ही सोच समझ के फाइल करते हैं, और कुछ आगे हो सकता है तो उसके लिए आपको टैक्स कंसल्टेंसी भी दी जाती है। तो चैनल को यहीं से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए ये नीचे व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप इन पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहीं से वीडियो को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।